आज की कहानी है रमेश की। तब रमेश LLB की पढ़ाई कर रहा था। आगे की कहानी मैं रमेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। एक बार मैं अपने गांव गया था एक शादी अटेंड करने। शादी खत्म होने के बाद भी मुझे 4 दिन वहां रुकना था। हमारे गांव का घर पुराने जमाने का था, लेकिन काफ़ी बड़ा था। घर के ऊपर वाले माले में एक बड़ा सा कमरा था जिसमें अनाज रखे जाते थे, और उसी कमरे में एक और छोटा दरवाज़ा भी था जो बचपन से मैं देख रहा था, लेकिन कभी उसके अंदर नहीं गया। मैंने मेरे चाचा जी के लड़के, जिसका नाम सुमित था, उससे एक दिन पूछा, भाई सुमित, उस छोटे से कमरे में क्या है? तो उसने इशारों से मुझे चुप करवा दिया। फिर शाम को हम दोनों नदी के किनारे घूमने गए थे। तब मैंने उसे फिर से वही सवाल पूछा। उसने कहा, भैया, उस कमरे में एक देवी है जो हमारे अनाज की रक्षा करती है, और पापा सख्त हिदायत देते हैं कि कभी भी अकेले उस कमरे के अंदर मत जाना। मैंने कहा, क्या ये सच है? फिर सुमित ने कहा, वो तो पता नहीं भैया, पर रात को कई बार घुंघरुओं की आवाज़ें और पैर पटकने की आवाज़ें हम सब ने सुना है। फिर मैंने कहा, अगर वो देवी है तो फिर डरने की क्या बात है उसमें? सुमित ने कहा, मैंने बाहर के कुछ लोगों से सुना है भैया, दरअसल वो एक देवी नहीं, एक प्रेतनी है, जिसे हमारे दादाजी के पिताजी ने, मतलब कि हमारे पूर्वजों ने सिद्ध किया था। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद उस प्रेतनी को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। इसीलिए हमारे दादाजी ने 3-4 तांत्रिकों के साथ मिलकर उस प्रेतनी को उस ऊपर वाले कमरे में कैद करवा दिया है, और हर साल दशहरे के ठीक 3 दिन बाद उसकी पूजा करके एक बकरे की बलि दी जाती है। फिर मैंने कहा, तुमने कभी देखा है उसको? नहीं भैया, कभी देखने का मौका ही नहीं मिला, पर आवाज़ें कई बार सुन चुका हूँ। ये सारी बातें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने अपने मन ही मन एक शैतानी प्लान बनाया। उसी रात डिनर के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। करीब रात के 1:30 बजे मैं उठा और एक टॉर्च लेकर सीधा ऊपर उस कमरे की ओर जाने लगा। अनाज वाले कमरे में घुसने के बाद अचानक एक डर की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। फिर इस छोटे से दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। उस दरवाजे में एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, तो मैं वहीं बाहर ही खड़ा हो गया और आवाज़ें सुनने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक एक आवाज़ आई घुंघरुओं की। मैंने पूछा, कौन है अंदर? कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद चूड़ियों के खनकने की आवाज़ भी आई। मैंने फिर से पूछा, कौन है अंदर? अंदर से आवाज़ आई, ये आवाज़ सुनकर तो मैं पूरा अंदर से ही कांप गया। कुछ 2 मिनट बाद फिर से आवाज़ आई, बोल रमेश, क्या हुआ? ये सुनने के बाद मैं तुरंत भागते हुए सुमित के कमरे में जाकर बिस्तर में दुबक गया। अगले दिन मुझे काफ़ी बुखार हुआ। दवाई लेने के बाद जब थोड़ा मैं ठीक हुआ, तब मैंने ये सारी बात सुमित को बताया। सुमित बोला, सच में भैया? मैंने कहा, हाँ सुमित, इसी डर के कारण तो मुझे आज बुखार हो गया। अगले दिन रात को सुमित बोला, भैया आज रात हम दोनों चलेंगे उस कमरे में। मैंने भी हामी भर दी। फिर उसी रात के 12:30 बजे हम दोनों, यानी मैं और सुमित, फिर ऊपर उस कमरे के पास गए और दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। हम खड़े ही हुए थे कि अंदर से आवाज़ आई, सुमित भी आया है। ये सुनकर तो सुमित पसीने से भीग गया। कुछ देर बाद मैंने और सुमित ने दरवाजे की सुराख में अंदर देखने की कोशिश करने लगे। हमने इतना भयानक नज़ारा कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। अंदर उस कमरे में 2 दिए जल रहे थे। उसी रोशनी में हमने देखा एक औरत जो कि काफ़ी बड़ी थी आकार में, दूसरी औरतों के मुकाबले, बैठकर अपने वाल संवार रही थी।
उसके दांत बाहर की तरफ थे और पूरा शरीर एकदम काला था। हम देख ही रहे थे कि अचानक वो हमारी तरफ लपकी। ये देखकर हम चिल्लाते हुए नीचे आ गए। चाचा चाची सब उठ गए हमारी आवाजें सुनकर। जब हमने सारी बात उनको बताया तो चाचा बहुत गुस्सा हुए हम दोनों पर और सीधा बाहर जाकर एक मुर्गा पकड़ लाए और ऊपर उसी कमरे की तरफ जाने लगे और उस मुर्गे की बलि दे दी और कहा, निशा, दोनों बच्चों को माफ कर दो, ये दोनों नादान हैं, मेरी तरफ से ये बलि स्वीकार करो। फिर अगले दिन मैं शहर अपने घर आ गया। घर आने के बाद पापा ने भी बहुत डांटा और दोबारा ऐसी करतूत ना करने के लिए कहा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।